हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सीलेंट का फर्स्ट मॉडल पेपर हमारा जो चल रहा था उसका सेकंड सेक्शन आज अपन करेंगे। पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे हमारी संजीव डेसर कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको एक्सीलेंट की संजीव की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में डाउनलोड करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। साइंस की भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी संजीव डेसवर्क, और इसकी एसएसटी की भी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 5 या 6 मॉडल पेपर हो चुके हैं, बाकी 3 और बचे हैं, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगभग आपके पास 3 सब्जेक्ट की क्लासें सुचारू रूप से चल रही है। हमने मैथ में एक्सीलेंट को शुरू कर दिया है, साइंस में भी शायद एक्सीलेंट को शुरू कर रखा है, वो भी क्लास चल रही है, और एसएसटी में भी एक्सीलेंट को शुरू कर देंगे। तो एग्जाम से पहले पहले कम से कम 2 या 3 बार आप प्रत्येक मॉडल पेपर को जरूर देखें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इसका दोबारा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अपन जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमें सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखो। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया, और परिमेय संख्या मान लिया तो इसको अपन P बटा Q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, P बटा Q आएगा, जहां पे Q नॉट इक्वल 0 है और यहां P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है, तथा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ये √2, ये 2 के ऊपर जो अंडर रूट लगा है उसको हटाना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रिजल्ट क्या निकलेगा, √2 का वर्ग इज इक्वल टू P बटा Q का वर्ग। √2 का वर्ग कर दिया तो ये तो बन गया 2 इज इक्वल टू, ये बन गया P² बटा Q²। तो ये Q² इधर चला जाएगा, Q² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा P² बटा 2। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1 होगी। यहां से 1 नंबर समीकरण से अपन क्या कह सकते हैं कि P² 2 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां P² 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। इज दैट क्लियर? अब अगर P 2 से विभाजित है, अब अपन मान लेंगे, अब माना कि P बराबर आपने मान लिया 2K, यानी अगर 5 से विभाजित होता तो 5 के मान लेते, अगर 10 से विभाजित होता 10 के मान लेते, लेकिन यहां पे कितने से है, 2 से है, तो 2 के मानने पड़ेगा आपको। फिर हमें P² का मान निकालना है। P अगर 2 से विभाजित हो गया, अब अपन देखते हैं अगर Q भी 2 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। हमने जो माना है वो बात गलत हो रही है, तो P² कर देते हैं। तो P² करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 2K का होल स्क्वायर
इसका मतलब आ गया 4k²। कितना आ गया? 4k² आ गया। तो ये बन जाएगा q² इज इक्वल टू 4k² अपॉन में 2 है, 2 के पहाड़े से काट दें इसको, तो रिजल्ट क्या कितना आएगा? q² इज इक्वल टू 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2k² आएगा। अब ये रिजल्ट बन जाएगा k² इज इक्वल टू q² के भाग में लग जाएगा 2, 2 गुणा में है k के साथ में, इधर जाएगा तो q के भाग में लग जाएगा। इसका मतलब हो गया k² है ना, बराबर आ गया q² बटा 2। यहां q² 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अगर q भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब p, यहां पे p भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब हुआ कि p और q तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता ही नहीं है, लेकिन इसमें तो 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमने जो माना वो बात गलत मान ली हमने। ठीक है, तो लिखेंगे यहां p व q दोनों 2 से विभाजित हैं, दोनों 2 से विभाजित हैं, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए अतः हमारी कल्पना गलत ऐसे करो भैया, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस यही हमें सिद्ध करना था। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में, नीचे तो फिनिश हो गया। अब देखिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम है भी। आपको पता है कि पूरे दिन क्लास में स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, इसके बाद में आपकी भी क्लासें लेनी पड़ती है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है गले में, ये थोड़ा बहुत जुकाम भी लग जाता है और फिर पानी पीना पड़ता है। पीते गर्म है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या बताएं, होती है। इस टाइम जाके क्लासें भी ज़्यादा देनी पड़ती है और स्कूल में भी क्लासें ज़्यादा देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा भी लगानी पड़ती है, तो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैनेज करें। आप क्लास को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। तो अपन इसकी परवाह ही नहीं करते, गले का लेके छोड़ देते हैं, साइड में छोड़ देते हैं इस बात को। तो लेकिन आपके लिए लग रहे हैं PDF फ्री में दे रहे हैं, क्लासें फ्री में दे रहे हैं, अरे सब कुछ, और क्या लोगे, जान लोगे क्या बच्चे की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x के 2 शून्य दे रखें, 3/2 और माइनस का 1/3 हो, तो शून्यकों एवं गुणाकों के मध्य की सत्यता की जांच आपको करनी है। चलो, हमें दे रखा है 5वें क्वेश्चन में दिया है अल्फा बराबर 2 शून्य मान लिया, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान कितना दे रखा है? 3/2 दे रखा है। व बीटा का मान कितना दे रखा है? बीटा का मान दे रखा है आपको माइनस का 1/3। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा है, मैं ऐसे लिख दूं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस माइनस का 1/3, तो ये क्या बन जाएगा? रिजल्ट बनेगा आपके पास में 3/2 प्लस माइनस 1/3, एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, 6 में 2
2 का भाग देंगे 3, 3 तिया 9, माइनस में 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 आ जाएगा। 9 माइनस में 2 कितना आएगा, 7/6 आएगा, 7/6 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा आ जाएगा आपके पास में 3/2 गुणा में माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 एकम 3, ये आ जाएगा 6, 3 के पाड़े से कट जाएगा माइनस 3 एकम 3, 3 2 6, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब जो समीकरण आपको दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है, उसमें दे रखा है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 दे रखा है। यहाँ a का मान कितना है 6, b का मान कितना है माइनस के 7, वह c का मान कितना है माइनस के 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। माइनस b का मान कितना है माइनस के 7 बटा a का मान कितना है 6, माइनस और माइनस प्लस 7/6, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। c का मान है माइनस का 3 बटा a का मान कितना है 6, काटेंगे माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान बराबर चल रहा है, देख लो 7/6, 7/6, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो लिखेंगे अतः यहाँ शून्यकों, अतः यहाँ शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध सत्य है। अतः यहाँ शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है, एकदम क्लियर है। इस प्रकार से करोगे कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको समीकरण दे रखा है नेक्स्ट, समीकरण निकाय x माइनस में y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0 को हल कीजिए। अब इसको आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर देना, इसमें कोई फिक्स नहीं किया कि विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से करें, जो भी आपको अच्छा लगे कर देना भैया। चलते हैं तो 6 नंबर देखो, आपको दे रखा है x माइनस में y और ये प्लस का 1 है, मैं इधर लेके जाता हूं, माइनस का 1 बन गया, इक्वेशन नंबर हो गई 1। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 2 होगी। लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर क्या रिजल्ट बनेगा, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा 2 से गुणा किया ना तो 2x माइनस में 2y बराबर माइनस के 2, ये कट गया, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, इज इक्वल टू 12 और माइनस के 2, ये 10 बन गया। तो x का रिजल्ट कितना आएगा 10/5, 10/5 यानी 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ गया। तो लिखेंगे यदि x बराबर 2 हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो y बराबर आ गया 2 प्लस 1 यानी y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। हमें यही रिजल्ट निकालना था। इज दैट क्लियर। अतः दी गई समीकरण निकाय का हल हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रही है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी भुजा सी डी के समांतर है तथा इसके विकर्ण बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO। ये रिजल्ट हमें बताना है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB भुजा है वो CD के समांतर है, ठीक है। अपन समलंब बना लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है,
ये रहा, ऐसे आकृति बना लें। इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। इसके जो विकर्ण है इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, ये बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसमें दिया है जो ए बी भुजा है वो समांतर है किसके, सी डी के, तथा ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, और इसमें ए बी भुजा है सी डी पे, ए बी भुजा है वो सी डी भुजा के समांतर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO। अब इसमें अपन क्या कर देंगे, रचना। रचना में देखो क्या करेंगे, O को E से मिलाया, O को E से मिला दिया आपने इस प्रकार से, यहाँ पे E बिंदु ले लिया। O को E से मिलाया तथा जहाँ पे जो OE भुजा है वो आपने किसके भुजा, कौन सी भुजा के ले ली, OE भुजा AB के समांतर है। किसके समांतर है, AB भुजा के समांतर आपने ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति अपन लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में लिखेंगे कि जो OE भुजा है समांतर है AB, तो OE भुजा के द्वारा जो अनुपात काटा जाएगा DE अपॉन में EA इक्वल हो जाएगा DO अपॉन में OB। और ये कौन सी, कहाँ से आएगा, प्रमेय 6.1 से, या थेल्स प्रमेय से, या बीबीडी थ्योरम से, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो आप, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। दूसरी, त्रिभुज, अब त्रिभुज ACD में आप लिखेंगे DC भुजा समांतर है, DC भुजा समांतर है OE के, तो ये हो जाएगा आपके पास AE अपॉन में जो OE भुजा है वो अनुपात काटेगी, वो बराबर काटेगी, OE या AE सॉरी ED इक्वल है AO अपॉन में OC। लेकिन एक नंबर समीकरण और इस समीकरण को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इंटरचेंज। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ED है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपन इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। यही बात लिख देंगे, प्रमेय 6.1 से, या थेल्स प्रमेय से, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। ED को मैं ऊपर चेंज कर दूं, AE को नीचे ले आए, इसी प्रकार से यहाँ पे OC ऊपर चला जाएगा और AO नीचे आ जाएगा। फिर आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट आएगा, एक साइड बराबर आ रही है इसकी LHS बराबर आ रही है, तो RHS बराबर होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में DO अपॉन में OB इक्वल हो जाएगा OC अपॉन में AO, OC अपॉन में AO हो जाएगा। तो DO ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज और कर देता हूँ, ये हमें एक बार प्रूव करना है, वो बात अभी तक निकली नहीं है, निकल जाएगी, कोई बात नहीं। AO को इधर लेके जाता हूँ, OB यहीं पे रहता है, इजिकल टू OC यहीं पे रहता है, बस DO यहाँ पे आ जाता है, DO यहाँ पे आ जाता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा।
ये आ जाएगा HP, हेंस प्रूव इट इज सिद्धम। इज दैट क्लियर? समझ गए? समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां हमारा कंप्लीट हो गया, 8वां इधर है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, यह है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। एक्स एक्स पे है बिंदु, तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। एक्स एक्स पे y का मान क्या होता है? 0 होता है। और y एक्स पे x का मान कितना होता है? अगर y एक्स पे कोई बिंदु लेना पड़े तो उसके निर्देशांक लिखोगे 0, y, और यहाँ पे लिखोगे x, 0। एक्स एक्स पे है तो x, 0 होगा। दो दिए गए बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है, a और b से। यहाँ पे कोई बिंदु a है और यहाँ पे कोई बिंदु b है। a के निर्देशांक कितने हैं? a के निर्देशांक हैं 6,5, 6,5, और b के निर्देशांक कितने हैं? -4,5, -4,5। ये दूरी और ये दूरी क्या है? इक्वल है। ये बिंदु P है, लिखेंगे दिया है PA बराबर है PB। ये आपको दे रखा है तो अपन इसका स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा, PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दूरी सूत्र की सहायता से ये हो जाएगा रूट के अंदर, दूरी सूत्र की सहायता से 6 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे रूट में माइनस के 4 माइनस के x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर होता है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12x प्लस में 5 का स्क्वायर 25 बराबर माइनस के 4 का स्क्वायर 16 माइनस के x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, माइनस का है तो प्लस का ही रहेगा, दोनों ही माइनस के होते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होता है। 4 दूनी 8x प्लस में 5 5 25, 25 से 25 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के 12x यहाँ पे हैं पहले से, ठीक है। इधर से प्लस के हैं, इधर आके माइनस के 8x हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 16। ये 36 इधर जाके माइनस के 36 हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट आएगा 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो 20x इज इक्वल टू माइनस की माइनस के 20 आ गए, माइनस से माइनस कर जाएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा 20/20, 20/20। इसका मतलब तो एक आ गया x का मान। x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? x का मान 1 आ जाएगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अतः P बिंदु हो जाएगा 1,0, बिंदु P क्या हो जाएगा 1,0 होगा। समझ रहे हो क्या आप? अच्छे से समझ में आ रहा है सभी के? कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है किसी त्रिभुज क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC दे रखा है, ए ऐसे दे रखा है पहले, किसी त्रिभुज ABC में AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, एंगल B एंगल B 90 डिग्री है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी, आप मैनेज करेंगे तो काम चल जाएगा, अन्यथा नहीं चलेगा अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्लास लेनी भी जरूरी है, ये भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम का टाइम अब की बार नज़दीक है, तो धुआंधार तैयारी रखनी है आपको।
क्लास को लाइक और शेयर करते चलें, साथ साथ में हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। ए बी सी है बिंदु, ए बी 24 सेंटीमीटर है भाई और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर यानी एससी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार है ए बी का स्क्वायर प्लस में लंब है बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एस सी का मान निकालना है हमें, तो एस सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बी का मान कितना है? 24, 24 का वर्ग प्लस में बी सी का मान कितना है? 7, 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना आएगा? 576 प्लस में 7 का स्क्वायर आएगा 49, ये कितना आएगा? 625 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा? एस सी का वर्ग, ये आ जाएगा आपके पास में एस सी का वर्ग। तो ये एस सी का रिजल्ट कितना आएगा? रूट में 625 आएगा, रूट में 625 आएगा नहीं, ये 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है साइन ए और साइन सी का मान। साइन ए और साइन सी का मान अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ साइन ए लिख रहा हूं पहले मैं, साइन ए का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। लंब बटा कर्ण होता है अल्ले लाल बटे कक्का की सहायता से, अल्ले लाल बटे कक्का की सहायता से लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण क्या है इसमें? कर्ण तो नीचे दे, कर्ण हमने 25 सेंटीमीटर निकाल रखा है, यानी 25 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा AC। तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन A बराबर BC का मान कितना है? 7/25 आएगा। समझ गए? अब हमें निकालना है साइन C का मतलब यहां पे थीटा बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा AB अपॉन में ये क्या आएगा? AC आएगा। ये रिजल्ट हो जाएगा साइन C बराबर AB 24 है अपॉन में AC 25 है। तो ये साइन C का मान आ जाएगा, साइन C का मान आ जाएगा। बस ये दो रिजल्ट हमें निकालने थे, साइन A और साइन C। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो आप अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का जो 49 कोण है वो 60 से घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। हमने एक मीनार बनाई, यहाँ पे मीनार खड़ी है, यहाँ से क्या है? एक मीनार खड़ी है, ये इसकी छाया है। ठीक है, इसकी छाया है वो 40 मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। इसकी छाया यहाँ पे है, ये बढ़ गई, मान लेते हैं यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पे इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाता है? यहाँ पे इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाता है। कितने का? 30 डिग्री का। घट के 60 डिग्री था पहले, फिर घट के कितने डिग्री हो गया? 30 का होगा। यहाँ से पहले 60 का था, अब 30 का हो गया। 30 का हुआ तो ये 40 मीटर बढ़ गया, 40 मीटर बढ़ गया। ये आपने मान लिया h मीटर ऊंचाई है और ये आपने मान लिया x मीटर ऊंचाई है। ये बिंदु आ गया P, Q, R और ये बिंदु है S, P, Q, R, S। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज QRS में, QRS में देखते हैं लंब बटा आधार में रिलेशन होता है tan में।
तो लगाएंगे टेन, इसमें है 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब हो जाएगा h बटा हो जाएगा नीचे आधार कितना है x हो जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 इसके नीचे 1 लगा सकते हैं इज इक्वल टू h बटा x, तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h बराबर कितना आएगा x √3 आएगा। x √3 एक नंबर में कितना आ गया। अब त्रिभुज PRS में आप लगा सकते हैं टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब है h, आधार हो जाएगा 40, ये इधर है प्लस में x और हो जाएगा, तो टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 इज इक्वल टू h बटा 40 प्लस में x हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे h √3 इज इक्वल टू 40 प्लस में x, और यहाँ पे 60 से 40 हो गया ना, यही बात है ना। पहले कितना था, 1 मिनट क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। 30 से ठीक है। तो अब हमें मान रखना पड़ेगा x का। x का रखूं या h का रख दूं, हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमें तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान लगा लेते हैं, या तो x का मान निकाल लो, या आप ऐसे करो कि x का मान नहीं निकल रहा है तो h का मान निकालो। पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो h का मान कितना है, x √3 है, वो इसमें रख दिया हमने, ये 2 नंबर उसमें करना, तो ये हो जाएगा x √3 गुणा √3 है ना, हाँ यहाँ पे √3 है, इज इक्वल टू 40 प्लस में x हो जाएगा, लिख देना यहां से h बराबर x √3, ठीक है, ये हमने पुट किया है। तो √3 गुणा √3 3 बन जाएगा, 3 गुणा x 3x हो जाएगा, 3x बराबर 40 प्लस में x, ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस में x इज इक्वल टू 40, 3x माइनस में x 2x बराबर 40, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20 आएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो क्या अच्छे से। x का मान 20 आ गया। अब मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, इतना ही कर दोगे तो गलत नहीं है, मीटर में है तो मीटर लगाना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, किलोमीटर है तो किलोमीटर है। √3 का मान लगा देना 1.732 गुणा कर देना 20 से, रिजल्ट आ जाएगा। इतना ही करते हो तो भी कोई गलत नहीं है, आगे भी करते हो तो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर आ गया 11 नंबर। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यहां पे क्या आएगा, एक वर्त आएगा, वर्त का ये क्या है व्यास है, व्यास के सिरों पे हमने क्या खींच दिया, एक 2 स्पर्श रेखाएं, वर्त के व्यास के सिरों पे, वर्त के व्यास के सिरों पे हमने क्या खींच दी, स्पर्श रेखाएं खींच दी। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु O, ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ये बिंदु R और ये बिंदु S। तो आपको पता है, लिखोगे यहां दिया गया है वो तो बात सारी लिखोगे, दिया है O वर्त का केंद्र है, AB वर्त का व्यास है, PQ और RS 2 स्पर्श रेखाएं, सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के, ये बात नहीं, मैं डायरेक्ट उपपत्ति कर रहा हूं, ठीक है। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, यहां से उपपत्ति नाम लिख देता हूं मैं, इसमें दिया गया वो सब कुछ आपको लिखना है। उपपत्ति में लिखेंगे एंगल PAO बराबर 90 डिग्री, रीजन बता देना
कि जो ओ ए भुजा है वो लंबवत होती है, यानी वर्त की त्रिज्या है वो लंबवत होती है किस पे, पी क्यू पे, स्पर्श रेखा पे। एक नंबर समीकरण। तथा ये एंगल बता दो, ये क्या बात है, एक साइड वाले ले लो सही। एंगल एस बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा ओ बी, ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से एंगल्स पी ए ओ बराबर हो जाएगा एंगल्स एस बी ओ। ये है एकांतर कोण, एकांतर कोण जड़ की आकृति में बन रहे एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, एकांतर कोण है। इसलिए इसलिए जो पी क्यू भुजा है वो समांतर है किस पे, आर एस पे, एच पी हेंस प्रूव। यही हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू है वो आर एस के समांतर है। इज दैट क्लियर, समझ गए आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, संगत लघु व दीर्घ वर्तखंडों की क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे अपन क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होनी कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लें। छोटा बनाएं, सुंदर बनाएं, प्रकार की सहायता से बनाएं, हाथ से न खींचें, पेंसिल से बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आप नज़रअंदाज करते हैं और वहाँ पे उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से नंबर कट गए हमारे। ये सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं बच्चे। 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। अब इसने पहला जो पॉइंट पूछा है इस 12वें का, उसने पूछा है कि लघु और दीर्घ वर्तखंडों का क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले अपन लिखेंगे लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा में पाई का मान है 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 12 गुणा में 12 माइनस में 1/2, ये हो जाएगा 12 गुणा में 12 और साइन ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 6 के पहाड़े से काटेगा, 6 बार कट जाएगा, 1/6 गुणा में ये कितना हो जाएगा 22 गुणा में 144/7 माइनस में 1/2, ये हो जाएगा 144 गुणा में साइन कितना है, साइन 60 है ना। वर्तखंड तो ऐसे बन जाएगा भाई, ये तो त्रिज्या खंड बना था, वर्तखंड ये बन जाएगा। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, जबकि √3 का मान होता है 1.732। कितना हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, कोई किंतु परंतु है तो बता सकते हैं। अब आप क्या लेंगे, इसमें से 144 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 22 का कितना 7 का भाग देना है एक बार, नीचे है 6, तो ये हो जाएगा 22/7 के 42 माइनस में ये हो जाएगा √3/2 2 4। अब इसका जो 42 है वो एलसीएम आएगा या 84 आएगा। इसको आगे काट भी सकते हैं ना आप, इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हैं और थोड़ा छोटा हो जाएगा 144, 2 के पहाड़े से काटोगे तो 11/21 दूनी 42 हो जाए, माइनस में √3/4 आ जाएगा। √3 का मान रख दो 1.732, 1.732 रख देना। बट इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 144 22
एकदम सही किया, कोई दिक्कत नहीं, 6 बार कट गया, 144 कॉमन आ गया, और तो शायद नहीं कटेगा ये ना। क्या 22 का पाई का मान भी हमें कुछ दे रखा है, 22/7 ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसका सॉल्यूशन कर लेना। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एक दो लाइन लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 144, यहाँ पे 21 है ना, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौका 84, 84 आ गया। फिर 11 चौके 44, माइनस में 4 से करेंगे, 21√3, 21√3 आएगा, माइनस में 21√3 है। अब √3 का मान रख देना, √3 का मान होता है 1.732, मल्टीप्लाई कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट क्या है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस में लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब लघु का हमने जो कैलकुलेशन करके आपने जो निकाला है रिजल्ट, वो πr² में से घटा देना। पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान है 12 गुणा 12, कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 12 हो जाएगा, माइनस में लघु का जो आपने निकाला वो घटा देना, ये हो जाएगा 22 गुणा में 144/7 माइनस में ये, और बराबर रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कीजिए, कैलकुलेशन करोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा मैटर। कैलकुलेशन करना जरूरी है, समझ रहे हो थोड़ा बहुत तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, फिर आप कहोगे सर जी आप लंबी लंबी क्लासें लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर में दे दिया, वहां पे लंबाई दे रखी मीटर में, ऊंचाई दे दिया 3 मीटर में। दीवार बनाने में 200 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर में आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखो, एक ईंट का आयतन निकाल लेते हैं और दीवार का आयतन निकाल लेते हैं, फिर एक ईंट के आयतन से दीवार के आयतन को भाग दे देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ईंटों की कुल संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले तो जो दीवार की माप है उसको भी अपन सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 13, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन आ जाएगा 5 मीटर है, सेंटीमीटर में बनाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 500 गुणा लंबाई 500, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो लंबाई 500 है, चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, तो 300 हो जाएगा। 3 या 9, 9 5 45, 45, 6 जीरो लग जाएगा, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, और एक ईंट का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई कितनी है ईंट की, 20 सेंटीमीटर है, 20 गुणा में 10 गुणा में 7.5, ये हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 75 दूनी 150, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ईंटों की संख्या कितनी आएगी, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या आ जाएगी, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, तो दीवार का आयतन तो 45,666 बार है ना, तो लगा दिया, अपॉन में 1500, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 15 से काट देंगे, 15 3 45, तो ये आ जाएगा 30,000, क्या 30,000 ईंट आएगी, 30,000 या 3,000 ईंट आएगी। डबल जीरो काट दिया भैया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना, 75 150 सही है, सॉरी
6 जीरो कैसे कर रहे हो, 5 जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 है, इसलिए तो गड़बड़ हो थोड़ा सा। 30 जा रहा है, ये ज़्यादा आ जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ पे कम लग जाएगा। 3000 ईंट आएगी, 3000 ईंट। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है माध्यक। क्या पूछा है अभी, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, सीएफ चाहिए। क्या चाहिए, सीएफ चाहिए, संचय बारंबारता चाहिए भैया। समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं, अपन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, फिर इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये टेबल बना ली है, एक्स आई, एफ आई और संचय बारंबारता सी एफ का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ अगर हमारे पास में वर्ग अंतराल होता तो अपन बड़े वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन अब अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो लिखेंगे यहाँ n/2 बराबर कितना आएगा, 100/2। 100/2 कितना आएगा, 50। 50 से ठीक बड़ी सी एफ संचय बारंबारता कितनी हो जाएगी, 50 से ठीक बड़ी। एक तो 50 है, ठीक है, और 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 78 है। तो हमारे पास में जो माध्यक होगा, एक तो हमें 50 आ गया, ठीक है, एक तो 50वां लेना पड़ेगा और एक हमें 78वां लेना पड़ेगा। ये दोनों लेने पड़ेंगे, 50 और 50 से अधिक। अगर 50 इसमें तो बैठ गया, चलो सीएफ में तो 50 आ गया, अन्यथा नहीं आता तो क्या करते हैं अपन, इससे नेक्स्ट ही लेते। आगे भी क्वेश्चन शायद मिल जाएंगे आपको, संजीव डेसर्क में भी आपने देखा होगा कहीं पे। तो ये लिखेंगे माध्यक, माध्यक बराबर 50 के सामने एक्स आई का मान कितना है, 28, प्लस में 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 78, 78 के सामने एक्स का मान कितना है, 29। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 28, ये आ जाएगा 57, 57/2, तो ये आ जाएगा 28.5। 28.5 क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है, 2 पासे हैं ना, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों पासों पे समान अंक आने की, समान अंक आने पे दोनों पासों पे अंकों का योग 7 आने की। तो समान अंक कब कब आएंगे, तो समान अंक आएंगे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। ठीक है, समान अंक, पहली कंडीशन समान अंक, समान अंक का देख लो कितना आ जाएगी, 1,1 आ सके, 2,2 आ सके, 3,3 आ सके, 4,4 आ सके, 5,5 आ सके, 6,6 आ सके। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएंगे 6। और दूसरा बोला है दोनों पासों के अंकों का योग 7। योग 7 कब कब आ सकते हैं बताओ। एक तो आ सकता है 1,6, 1,6 में आ सकता है, 6,1 में आ सकता है, 2,5 में आ सकता है, 5,2 में आ सकता है, 3,4 में आ सकता है, 4,3 में आ सकता है। और कुछ बचा है क्या, और तो कुछ नहीं बचा, इतने ही बचे। तो कितने हो गए, 6, ये हो गए 6 आएंगे। तो पहले का प्रायिकता ऑफ समान अंक, समान अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/6। दूसरा हो जाएगा प्रायिकता ऑफ असमान, नहीं योग 7 आने की, योग फल 7 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम,
तो ये आएगा 1/6। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये सेक्शन सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।